कर गुस्से से बोली तो अर्धांग बेचैन हो उठा। बहुत बार समझाया है तुम्हें कि जब मैं तुम्हारे करीब हुआ करूं तो मुझसे दूर मत जाया करो। वो कुछ झल्ला कर बोला। अच्छा, तुम कुछ भी करो और कहीं मैं कुछ कह दूं तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होने लगती है। वो भी तुरंत पलट कर बोली। आंखों में उतरी हुई नमी अब गुस्से का रूप ले चुकी थी। आखिर वो भी उसी की पत्नी थी, उससे कम तो नहीं हो सकती थी। क्या कहा मैंने ऐसा? अच्छा, इतने भोले मत बनो कि जैसे कुछ जानते ही नहीं कि तुमने क्या कहा। छूना मत मुझे तुम, वरना अपना सारा सामान पैक करके मायके चली जाऊंगी। कोई मुझे रखे ना रखे, मेरे भाई मुझे कभी घर से नहीं निकालेंगे। अच्छा, मतलब मुझे छोड़कर अपने भाई के घर चली जाओगी? वो दोनों अमेरिका में रहते हैं ना, और सामने ही तो उनका घर है। ये तो जैसे मुझे पता ही नहीं था। तुम चली जाओगी और मैं तो जैसे वहां का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। अर्धांग ने तंज कसा। हमेशा की तरह इस हाजिर जवाबी ने गौरांगी को चुप करवा दिया, पर आज वो उससे हार मानने वाली नहीं थी। हाँ तो आ जाना, वहाँ आरती की थाल लेकर वैसे भी कोई खड़े नहीं होंगे आपके स्वागत के लिए। दामाद के लिए इतने अच्छे कर्म करके ही तो शादी की है आपने मुझसे। तो तुम्हारे भरोसे रहता तो हो चुकी थी शादी। थी हिम्मत तुम्हें? हाँ, सारी हिम्मत का ठेका तो जैसे सिर्फ आपने ही ले रखा है। वो तो है ही। वो तुरंत शरारत से मुस्कुराते हुए उससे लिपट गया। छू मत मुझे, वो उसकी बाहों में झटपटाते हुए बोली। चलो ऐसे ही लड़ते हैं। हटो तुम, मुझे तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करनी। अच्छा, तो फिर क्या करना है? जो तुम कहोगी वही कर लूंगा। वो उसके छोटे से चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम कर अपनी तरफ करते हुए बोला। कुछ नहीं, मुझे तुमसे बोलना ही नहीं है। कुछ भी बोल देते हो, सोचते भी नहीं हो। मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं। बोलते बोलते वो सिसक पड़ी और सीधा उसके सीने से लगकर रोने लगी। ये देख अर्धांग एक बार फिर पिघल गया। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। तुमसे दूर भला मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अब खुद का रहा ही कहाँ हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। जैसे चाहे वैसे रखो मुझे। मेरी सांसें तुमसे चलती है। ये तो तुम्हारा एहसान है मुझ पर कि तुम ये एहसान करती हो। उसने उसे सीने से और कसकर भींचते हुए कहा। मत बोला करो ऐसा, सोचने में भी तकलीफ होती है और तुम इतनी आसानी से बोल देते हो। अब कभी नहीं बोलूंगा, पर तुम भी दोबारा अपने मायके जाने की धमकी मत देना। तुम्हें तो कान्हा और केशव घर में रख भी लेंगे, पर मुझे तो वो चाहकर भी नहीं रखेंगे। तुमने अपने पापा को देखा है? वो तो मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर देंगे उनकी बेटी से इस तरह शादी करने के जुर्म में। इसी लायक हो तुम। चली जाऊंगी मैं 2-4 महीने के लिए, फिर जब बाबूजी मुंह पर दरवाजा बंद कर देंगे तब देखती हूँ तुम कैसे अंदर आओगे। जैसे पहले आता था, छत के रास्ते। और अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। घर में कितने सारे लोग मेरे पक्ष में हैं। तुम तक तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। हद है बेशर्मी की। वो अपनी नजरें उठाकर उसे देखते हुए बोली। तुम्हारे लिए क्या बेशर्मी और क्या हद। जब बात तुम्हारी होती है ना तो मुझे कुछ और समझ ही कहाँ आता है। पर फिर भी जाना मत, मैं रात को आ पाऊंगा ना? दिन भर तुम्हारी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, मुझे भी अपने साथ ही लेकर चलना। उसने कुछ इस मासूमियत से कहा कि गौरांगी अपनी सारी नाराजगी भूलकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। कौशिक के बार फोन करने के बाद अर्धांग उससे मिलने चला गया था और गौरांगी नीचे आ गई थी। आज घर पर नयनतारा आई हुई थी, ये जानकर कि वो सब गांव से वापस आ गए हैं। वो सोना से मिलने आई थी। गांव की शादी में तो चाची अम्मा ने उसे आने से साफ मना कर दिया था, वरना अपने दिल पर पड़े फफोले फोड़ने वो वहां जरूर जाती। गौरांगी को किचन की तरफ जाते देख नयनतारा की नजरें उसी का पीछा करने लगी। जब वो दूर से उसका चेहरा साफ नहीं देख पाई तो किसी बहाने से उठकर खुद किचन में ही आ गई। कैसी हो गौरांगी? उसने पूछा तो गौरांगी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नयनतारा मन ही मन सुलग उठी। लोग सही कहते हैं, प्यार की चमक कुछ अनोखी ही होती है। गौरांगी की मांग में भरा गाढ़ा सिंदूर, होठों पर हल्की रेड लिपस्टिक और कुछ बिखरे हुए बाल जिन्हें गौरांगी ने संवारा तो था, पर उनकी कुछ लटें उसके सुंदर चेहरे पर आ रही थी। नयनतारा की नजरें चेहरे से उतरकर सीधा उसके गले पर आकर टिक गई, जहाँ कुछ हल्के लाल निशान बने हुए थे। अब नयनतारा इतनी भी बच्ची नहीं थी कि ये सब समझ न पाए। उसकी मुट्ठी गुस्से से कस गई। गौरांगी ने थोड़ा असहज होकर तुरंत अपना पल्लू संभाल लिया। मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ? गौरांगी ने शालीनता से पूछा। जिसका प्यार उससे छिन जाए वो भला कैसा होगा? वो तंज कसते हुए बोली। जो आपका कभी था ही नहीं उस पर अधिकार दिखाना तो गलत है ना नयनतारा? तो क्या वो तुम्हारा था? वो आगे बढ़कर गुस्से से बोली। हाँ, सिर्फ मेरा था। हाथों की लकीरों में लिखवा कर लाई थी मैं उसे। वो सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। जानती हो, मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि छीना तो उसे जाता है जो आपसे अलग होना चाहे, है ना नयनतारा? गौरांगी के इस शांत लेकिन गहरे वार से नयनतारा की आंखें न चाहते हुए भी भर आई। देखो नयन, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम खुश रहो, मेरी यही दुआ है। पर मेरी दुआ तभी तुम्हें लगेगी जब तुम मेरे पति से दूर रहोगी। इसलिए नहीं कि तुम्हारे कुछ करने से मेरे पति मुझसे दूर हो जाएंगे, बल्कि इसलिए कि कहीं तुम्हारी किसी हरकत से अर्धांग को गुस्सा आ गया तो तुम शायद जानती ही हो कि वो क्या कर सकता है। मुझसे इतना प्यार करने के बाद भी उसने मेरे मामले में कभी किसी की नहीं सुनी, तो वो औरों की क्या सुनेगा? चाय? गौरांगी ने बेहद आराम से उसे सब समझाते हुए चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। दरवाजे पर खड़ी सोना भी आज खुद को खामोश कर चुकी थी। कहीं ना कहीं गौरांगी बिल्कुल सही कह रही थी। इसमें गलत क्या था? अर्धांग कभी नयनतारा का था ही कब? कान्हा, कान्हा! अचानक आंगन में जगमोहन जी की कड़क आवाज गूंजी तो कान्हा भागता हुआ आकर खड़ा हो गया। जी ताऊ जी। जाओ, कल बाके बिहारी जी के मंदिर में पूजा है और कुछ लोग सुप्रिया को देखने भी आ रहे हैं। वो वहीं उसे देख लेंगे। जाओ, सबको बता दो। जगमोहन जी ने कहा तो कान लगाए अंदर खड़ी औरतों का दिमाग घूम गया। सुप्रिया के लिए तो यह ऐसी बात थी जैसे काटो तो खून नहीं। लड़का कैसा होगा, कौन होगा, इस बार जगमोहन जी ने किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी थी। बस आए और एक बड़ा धमाका कर दिया। ललिता बुआ तुरंत जगमोहन जी से पूरी बात जानने के लिए बैठक की तरफ बढ़ गई और सुप्रिया वो प्रिया घूम घूमकर अनुराधा का इंतजार करने लगी जो कॉलेज गई हुई थी। आखिर अनुराधा के खुराफाती दिमाग के बिना इस घर में कुछ हो भी कहाँ सकता था? अनुराधा और आशीष, तकरार की शुरुआत। दिखाई नहीं देता क्या? जैसे ही अनुराधा ने गली में एंट्री ली वो सीधे आशीष से टकरा गई और चिढ़कर बोली, यही बात तो मैं तुमसे भी बोल सकता हूँ। आशीष ने कहा,
नहीं बोल सकते, खुद को देखा है? 1 बीघा जमीन की जगह लेकर चलते हो। वो उसके थोड़े हट्टे कट्टे वजूद को देखकर तंज कसते हुए बोली, तुम मुझे मोटा बोल रही हो? आशीष ने आंखें तरीरी। हाँ, वो पूरी बेशर्मी से बोली तो आशीष तिलमिला उठा। तो मैं भी तुम्हें बदसूरत बोल सकता हूँ? बोलकर दिखाओ, मुंह नहीं तोड़ दूंगी तुम्हारा। अनुराधा ने हाथ नचाया। तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम गौरांगी भाभी की बहन हो, और तुम्हें देखकर भी बिल्कुल नहीं लगता कि तुम उसकी बहन के पति के कम उम्र के चाचा हो। तुम मुझे कम उम्र का चाचा नहीं बोल सकती। मैं तुम्हें सब कुछ बोल सकती हूँ। अच्छा, क्यों? वो तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाता हुआ उसके करीब आकर बोला। तो अनुराधा ने उसे गौर से देखा। वो मनी मन सोच रही थी कि आशीष का ये सोचना गलत था। उसका थोड़ा हट्टा कट्टा होना भी उसके स्मार्ट लुक पर बहुत जचता था। ऊपर से उसका इस तरह चिढ़ना उसके चेहरे को बिल्कुल लाल कर देता था, जिसमें वो और भी क्यूट लग रहा था। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम अभी भी बड़े नहीं हुए हो? कोई लड़की अगर तुम्हें देखेगी तो हॉट या सेक्सी लगने से पहले तुम उसे क्यूट और गोलू मोलू साबित होगे। वो पूरी बेबाकी से बोली। तो आशीष का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो उठा। और तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि तुम्हें कोई लड़का देखेगा तो तुम उसे सुंदर दिखने से पहले 1 नंबर की लड़ाकी दिखोगी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, कम उम्र के चाचा। वो उसे चिढ़ाते हुए अपने बाल पीछे झटककर घर के अंदर चली गई। आशीष वहीं खड़ा हाथ मलता रह गया और उसे अंदर जाते देखता रहा। लड़ाकू कहीं की। वो दांत पीसकर बुदबुदाया। ताऊजी भी ना पूरे आइटम है, कभी भी कोई ना कोई ऐसा धमाका कर देते हैं जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए। अनुराधा कुछ सोचते हुए बोली। तो प्रिया और सुप्रिया के साथ केशव ने भी उसे घूर कर देखा। कुछ भी ऊट-पटांग बोलने का प्राइस जीत लो तुम, केशव ने कहा। गलत क्या कहा भला? अब न जाने कौन सा अनूठा नमूना देखने को मिलेगा। जो मिलेगा सो मिलेगा। अब तुम सब तो तैयार हो जाओ, माँ कब से चिल्ला रही है। और सुनो, मैंने चुपके से गौरांगी को भी फोन कर दिया है। वो बांके बिहारी मंदिर में ही हम सबको मिल जाएगी। आखिर हम सबकी सहमति भी तो जरूरी है ना भाई। प्रिया ने अपनी योजना बताई। जियो भाभी जियो, आज सच में तुमने वो परफेक्ट भाभी वाली फीलिंग दी है। अनुराधा चहकी। हाँ तो ये तुम्हारी भाभी ही है, नौटंकी कहीं की। केशव अनुराधा के सिर पर प्यार से एक चपत लगाकर बोला। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, कहकर वो बाहर की तरफ चला गया। उधर आंगन में विविधा ललिता से कह रही थी, कान्हा कोल्ड ड्रिंक और समोसे तो ऑर्डर कर दिए थे ना? देखो बाकी नाश्ता तो हम घर से बनाकर ले ही चल रहे हैं। मैंने सोचा कि मंदिर के पीछे जो खाली जगह है वहीं बैठकर लड़के वालों को जलपान भी करवा देंगे, है ना जीजी? सही सोच रही हो विविधा, वैसे समोसे के साथ थोड़ी कचौड़ी भी मंगवा लेना। ललिता बुआ ने अपनी फरमाइश जोड़ी। ये सुनकर कान्हा भड़क गया। हाँ क्यों नहीं, कान्हा नाम का फ्री डिलीवरी बॉय तो हमेशा आप सबके संग है ना। इसलिए पैदा किया है ना मुझे आपने कि जिसकी भी शादी हो मुझे उसका नौकर बना देना। लोचन काका के बाद मेरा ही तो नंबर आता है। अरे वो काम करते हैं तो उनकी कम से कम इज्जत तो है, मेरी तो वो भी नहीं। चुप कर, कुछ भी फालतू बोलता रहता है। अरे छोरे, तेरा मूड तो हमेशा ही खराब रहता है। जब भी घर में कोई काम होगा इसका बस एक ही काम है, लड़ना। सही कहा बुआ, बाकी सारा काम तो आप ही भाग भाग कर लेती है ना। जैसे बाइक पर बैठकर दूध ले आती है, सिलेंडर अपने सिर पर उठा लेती है, और यहाँ चारपाई पर तो बस मैं ही आपकी साड़ी पहनकर पड़ा रहता हूँ। कान्हा ने जोरदार ताना मारा। मुंह मत लड़ा मुझसे छोरे, अब चल। अरे आ जाओ अब सब, क्या यहीं रहने का इरादा है? ललिता चिल्लाई तो सब बाहर की तरफ भागे। उधर ससुराल में गौरांगी धीरे से कुलवंती के पास आकर खड़ी हुई। वो ऐसी ही थी, जितना कुलवंती अर्धांग से दूर दूर रहती थी, गौरांगी उतना ही उनके करीब आने की कोशिश करती थी। कुछ कहना है दुल्हन? कुलवंती ने पूछा। वो मुझे बांके बिहारी मंदिर जाना था, चली जाऊं? सुप्रिया दीदी की आज दिखाई है। अच्छा, ललिता की बेटी की? जी माँ। क्या उन्होंने बुलाया है तुम्हें? नहीं, प्रिया भाभी का फोन आया था। तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने पति से पूछो, उसकी मर्जी के आगे किसी का बस चलता है भला इस घर में? कुलवंती ने थोड़ा उल्लाना देते हुए कहा। अभी उनसे पूछा नहीं है माँ, अगर आप हाँ कहेंगी तभी मैं उनसे पूछूंगी, गौरांगी ने बेहद धीमे और आदर भरे स्वर में कहा। गौरांगी की इस बात से कुलवंती का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि बहू ने अर्धांग से भी ऊपर उन्हें मान दिया है। बेड पर बैठे संग्राम चौधरी की तरफ उन्होंने घमंड से देखा, जैसे मूक भाषा से कह रही हो, देख लो जो बेटा सही से तुमसे बात नहीं करता उसकी दुल्हन मेरी बात सबसे पहले सुनती है। ठीक है चली जाओ, कुलवंती बोली। तो गौरांगी ने झट से आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। फिर जाते जाते उसने संग्राम जी के भी पैर छुए और कमरे से बाहर निकल गई। माई के वाले सब निकल चुके थे, इसलिए गौरांगी के पास ज्यादा समय नहीं था। ऊपर से कमरे में आई तो देखा कि अर्धांग अभी भी सो रहा था। उसकी ये आदत अब भी नहीं बदली थी कि रात भर जाकर नाटक बनाना और फिर दिन के 10 बजे तक सोए रहना। गौरांगी ने जल्दी जल्दी अलमारी से अपनी साड़ी निकाली और बेड पर घुटनों के बल बैठ गई। उठो, मुझे मंदिर लेकर चलो। उसने औंधे मुंह सो रहे अर्धांग के कंधे पकड़कर हिलाया तो उसने सोते सोते ही शरारत में गौरांगी की साड़ी का पल्लू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस आदमी का हर टाइम एक ही मूड रहता है, वो खुद को संभालते हुए बोली, पर संभाल नहीं पाई। अर्धांग उसे पूरी तरह अपने पास खींच चुका था। मैंने कहा उठो, देर हो जाएगी। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? वो नींद में थोड़ा झुंझलाया। मंदिर, और तुम मुझे लेकर चल रहे हो इसलिए चुपचाप उठो। वो उसके चौड़े कंधे को थपथपाते हुए बोली। क्या मुझे नहाना पड़ेगा? हाँ तो नहा लो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। कपड़े तो मेरे पहले से ही निकले हुए हैं। वो उसके छोटे से मुंह को हल्के से दबाकर उसके गालों पर किस करते हुए शरारत से बोला। गौरांगी उसका इशारा समझकर शर्म से मुस्कुरा उठी। मेरा मतलब पहनने वाले कपड़े से था, अब उठो ना प्लीज। वो बेड से उठी और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। अर्धांग उठते हुए खुद को बिल्कुल ढीला छोड़कर सीधे उसकी बाहों में समा गया। नींद से भरी आंखें, शर्टलेस ऊपरी हिस्सा, बिखरे हुए बाल और होठों पर छाई सुर्खी। गौरांगी खुद को रोक नहीं पाई और उसने प्यार से उसके गाल चूम लिए। वो मुस्कुरा उठा और उसके गालों पर प्यारे से डिंपल सज गए। अब उठो भी, आज सुप्रिया दीदी की दिखाई है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि लड़का कैसा है। अच्छा, अगर मेरे अलावा तुमने किसी और लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। वो उसके सीने पर अपना सिर रखकर बोला। मैं सुप्रिया दीदी के हिसाब से कह रही थी। नहीं, तुम मत देखना। क्या मैं किसी से कम सुंदर हूँ? अर्धांग ने पूरी संजीदगी से कहा। तो गौरांगी को अनुराधा से लेकर घर की सभी लड़कियों की वो बात याद आ गई जो अर्धांग के लुक के बारे में करती थी, और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब चलो नहा लो, कुछ भी सोचते रहते हो। पहले प्यार से बोलो। तो अभी तक क्या मैं तुम्हें ईंट पत्थर मार रही थी? हाँ, वो मासूमियत से बोला। तो गौरांगी ने हंसते हुए अपना सिर पीट लिया।
जैसे ही वो दोनों नीचे आए, अनिमेश के साथ अंदर आते हुए आशीष ने उन्हें देखा और पूछा, कहीं जा रही हैं क्या भाभी? हाँ मंदिर। मैं भी चलूं? हाँ चलिए ना। भैया आप भी चलिए, आज सुप्रिया दीदी की दिखाई है। अनिमेश ने अर्धांग की तरफ देखा। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारे घर वालों को अगर एतराज हुआ तो? आप टेंशन मत लीजिए, हम सब वहाँ अलग ही रहेंगे और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। गौरांगी ने आश्वस्त किया। ओके, तो फिर नेहा को भी साथ ले लेते हैं, मजा आएगा, अनिमेश ने सुझाव दिया। अर्धांग उन सबकी इतनी लंबी प्लानिंग देखकर गाड़ी के बोनट पर टेक लगाकर बैठ गया और तंज कसते हुए बोला, एक काम करो, भाभी से भी पूछ लो और आस पड़ोस के लोगों को भी बुला लो, सब साथ चलेंगे, फिर गाड़ी के ऊपर बैठकर यात्रा करेंगे। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम ऐसा करते हैं, आशीष चाचू वाली बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, गौरांगी ने कहा। ओके भाई, मैं गाड़ी निकालता हूँ अभी। आशीष तुरंत चाबी लेकर बाहर भागा और अनिमेश नेहा और सोना को लेने चला गया। सोना तो नयनतारा की वजह से नहीं आई, पर नेहा, अनिमेश, आशीष, गौरांगी और अर्धांग सब मंदिर पहुंच गए। दूर से ही अनुराधा, प्रिया और सुप्रिया ने उन्हें देखा और हाथ हिलाया। ये कम उम्र के चाचा यहाँ क्यों आए हैं? अनुराधा आशीष को देखकर बड़बड़ाई तो सुप्रिया ने उसे घूरा। घूरना बंद करो दीदी, और ध्यान रखना, हमारी बड़ी बहन का पति अगर आइटम है तो हमारा होने वाला जीजू भी उसकी टक्कर का ही होना चाहिए। अपना दिमाग खुला रखो। सुप्रिया शर्मा गई। शर्म कर कुछ भी बोलती है। कल को तेरी शादी होगी तब भी अपने पति से ऐसे ही बोलेगी कि मेरी बहन का पति आइटम है? हाँ, तो जो सच है वो सच है। अब आराधना दीदी वाले जीजू को ही देख लो, कम से कम उन्होंने हमारे स्टैंडर्ड को बचाए तो रखा है। वो अभी अपनी बातों का जाल बुन ही रही थी कि सामने से आते एक शालीन परिवार को देखकर प्रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया और सब शांत हो गए। क्रीम कलर की शर्ट और फॉर्मल पैंट पहने वो श्याम सलोना लड़का सुप्रिया को एक ही नजर में भाग गया। उसे देखकर अनुराधा भी मना नहीं कर पाई। अनुराधा ने तुरंत अपना तूफानी दिमाग चलाया और लड़के को मंदिर घुमाने के बहाने सुप्रिया के साथ अकेले आगे भेज दिया। बाकी बड़े लोग आपस में बातें करने लगे। जाते जाते विविधा ने अनुराधा को आंखें दिखाकर समझा दिया कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंदिर के पीछे छाव में गौरांगी सहित पूरी युवा मंडली मौजूद थी। लड़के का नाम दीपक था, जो जगमोहन जी के एक बहुत पुराने मित्र का बेटा था और बैंक में सरकारी नौकरी पर था। वो पूरी जनता को एक साथ देखकर इस कदर शर्मा गया था कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अरे कम से कम अकेले में तो बात करने दो उन दोनों को। अर्धांग, जो अब तक उन सबकी फुसफुसाहट सुन रहा था, अचानक बोला तो सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या बात है नंदोई जी, ऐसी बात बोलते हो कि सबकी जुबान ही बंद हो जाती है, इसीलिए तो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, प्रिया ने झट से उसे छेड़ते हुए कहा। गौरांगी ने मुस्कुराकर अर्धांग की तरफ देखा। क्या? अर्धांग ने आंखों से ही पूछा। तुमने तो बिल्कुल अपने जैसी ही सोच बताई है ना, गौरांगी ने फुसफुसाकर कहा। बिल्कुल, अब सब तुम्हारे जैसे थोड़ी ना होते हैं, जो अकेले में मिलने के नाम से ही ऐसे कतराते हैं जैसे मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। अच्छा, खाते तो तुम मुझे हो नहीं, मेरी हर बात मान जाते हो, खुद को बहुत शरीफ समझते हो ना। तुम्हें देखकर मैं शरीफ बनना भी नहीं चाहता। घर चलो फिर बताता हूँ। ये जो पीली साड़ी में तुम्हारी पतली कमर दिख रही है ना, इसका पूरा हिसाब किताब चुकता करना है मुझे। वो उसके कान के पास आकर बेहद धीमी और मधोश आवाज में बोला। गौरांगी ने झट से अपना पल्लू खींचा और साड़ी संभाली। कुछ तो लिहाज करो, मंदिर में खड़े हैं हम, बस अब तक कुछ किया नहीं है, इसे ही तो लिहाज करना कहते हैं। वो शरारत से मुस्कुराया तो गौरांगी ने उसे घूर कर देखा। मुझे इस तरह कातिल नजरों से देखना बंद करो, कसम से। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो सब यहीं रह जाएंगे और तुम सीधा मेरे साथ घर पर होगी, हमारे कमरे में। अब इसके आगे एक शब्द मत बोलना, थोड़ी तो शर्म कर लिया करो। वो झट से उसके मुंह पर अपनी नाजुक हथेली रखकर आसपास के लोगों को देखते हुए धीरे से बोली। सुप्रिया और दीपक को थोड़ी देर के लिए अकेले बात करने के लिए साइड में छोड़ दिया गया था। तब तक अनिमेश, नेहा और प्रिया किसी गंभीर पारिवारिक विषय पर चर्चा करने लगे। बचे आशीष और अनुराधा, जो कब से एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। आखिर उनके सब्र का बांध टूट ही गया। तुम्हें तो यहाँ किसी ने नहीं बुलाया था, अनुराधा ने सीधा आशीष पर वार किया। तुमने नहीं बुलाया तो क्या हुआ? गौरांगी भाभी ने तो कहा था ना वो तुम्हारी भाभी नहीं है। पर मैं तो बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ है। कभी अपना मुंह देखा है आईने में? हाँ, रोज देखता हूँ, और सच कहूँ तो तुमसे मिलने के बाद दिन में 10 बार और देखना बढ़ा दिया है। आखिर तुमसे ज्यादा सुंदर होने की खुशी भी तो महसूस करनी है ना मुझे, आशीष ने सीना तान कर कहा। मुझसे ज्यादा सुंदर? कौन ये अफवाह उड़ा रहा है तुम्हारे कान में? अनुराधा ने आंखें सिकोड़ी। सब लड़कियां कहती हैं। कौन लड़कियां? तुम्हारे मोहल्ले की लड़कियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। कौन? वो शर्मा जी की बेटियां? अनुराधा ने ताली बजाई। हाँ वो भी, वो अकड़ कर बोला, जबकि वो उन्हें जानता तक नहीं था। अच्छा, तब तो तुम्हारे लिए उनकी दोनों बेटियां बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सुंदर दिखती है ना? हाँ दिखती है, आशीष ने हवा में तीर चलाया। हाँ दिखती तो है, दिन के उजाले में तो वो कुछ ज्यादा ही अद्भुत दिखती है। वो क्या है ना, उनमें से एक अभी अभी कुश्ती में हिस्सा ले रही है, उसी की तैयारी में जुटी है, और दूसरी जो अपने पहले पति की हड्डियां बराबर करके हर दूसरे दिन उसका कचूमर निकालती थी। अनुराधा ने एक जोरदार ठहाका मारते हुए कहा। क्या मतलब? आशीष हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। मतलब कुछ नहीं, जल्दी से वो अपने पति को तलाक दे देगी। कहो तो तुम्हारी बात चला दूं उसके लिए, वो बोली तो आशीष ने उसे जी भरकर घूरा। अनुराधा ने बदले में एक कातिल और विजयी मुस्कान बिखेरी। मुझसे पंगा मत लिया करो, समझे, कम उम्र के चाचा, वो धीमे से उसके कान में कहकर अपनी जुल्फे झटकाती हुई साइड हो गई। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं, आशीष दांत पीसकर खुद से बुदबुदाया और चिढ़कर अनिमेश की तरफ बढ़ गया। सुप्रिया और दीपक की शादी फिक्स हो चुकी थी। इस बार शादी की तारीख थोड़ी जल्दी की ही रखी गई थी, क्योंकि दीपक की दादी को अपने इकलौते पोते के सिर पर सेहरा देखने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। शुरुआत में तो घर वाले थोड़े हैरान और परेशान हुए, पर फिर सब कुछ सामान्य हो गया। जगमोहन जी भी अब पूरी तरह मान चुके थे, इसलिए पूरा परिवार दोगुनी ताकत से शादी की तैयारियों में जुट गया। एक बार फिर जब बड़ी बहन आराधना को ससुराल से बुलाने की बात चली, तो केशव और बाकी सभी भाई बहनों के मन में अचानक गौरांगी का ख्याल कौन गया। बाबूजी, केशव ने शाम की आरती के बाद बैठक में अकेले बैठे जगमोहन जी को आदर से पुकारा, तो उन्होंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। कहो केशव, क्या बात है? वो बाबूजी, मैं सोच रहा था कि मैं खुद जाकर गौरांगी को घर लिवा लाऊं। वो आंखें बंद करके एक ही सांस में बोल गया। उसकी ये बात सुनते ही आसपास मौजूद घर के बाकी सदस्य जहां के तहां ठिठक कर रुक गए। होश में तो हो केशव, जगमोहन जी की आवाज में एक अजीब सी सर्द कड़वाहट थी।
जिससे केशव पल भर के लिए सहम गया। पर तभी उसने पीछे दरवाजे की ओट में खड़ी अपनी पूरी नाटक मंडली को देखा तो उसके भीतर थोड़ी हिम्मत आ गई। ऊपर से आराधना ने भी उसे फोन पर खूब पट्टी पढ़ाकर सिखाया था। आपने देखा बाबूजी, दीपक के घर वालों ने हमारी हर बात को कितना हल्के और अच्छे दिल से लिया है। और फिर गौरांगी मेरी अपनी सगी बहन है बाबूजी, मैं उसे इस तरह कैसे छोड़ दूं? क्या उसका मन खराब नहीं होगा कि वो अपने ही घर के इतने बड़े फंक्शन में शामिल नहीं हो पा रही है? केशव ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, अभिलाष अच्छा लड़का नहीं था बाबूजी। मैंने उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे, बस कभी आपके सामने उन्हें दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अर्धांग भले ही हमारी जाति का ना हो, पर वो गौरांगी को अपनी पलकों पर रखता है। हमारी बहन उसके साथ बहुत खुश है। वो अच्छा हो या बुरा, पर शादी तो उसने हमारे कुल और मर्यादा से बाहर जाकर की ना। और अब तुम भी हमारे फैसलों के खिलाफ जाओगे? वो कड़े शब्दों में बोले। मैं कभी आपके खिलाफ गया हूँ बाबूजी? आप ही बताइए, कभी आपकी कोई बात काटी है मैंने? पर अगर मैं आपका बेटा हूँ तो अपनी बहनों का भाई भी हूँ। मेरा दिल कचोट उठता है ये देख कर कि मैं समय रहते उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर अब करना चाहता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी, जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांगा है। उम्मीद है आप अपने बेटे को निराश नहीं करेंगे। वो नम आंखों से बोला तो परिवार का कोई भी सदस्य उसकी आंखों की उस बेबसी और नमी से अछूता नहीं रह सका। विविधा ने जब रोती हुई वसुधा के कंधे पर हाथ रखा तो वो भी फफक पड़ी। वाकई इन भाई बहनों का प्यार कुछ अलग ही मिट्टी का बना था। आपस में दिन रात लड़ते झगड़ते थे, पर कब एक दूसरे की खुशियों के पहरेदार बन गए इन्हें खुद भी पता नहीं चला। जगमोहन जी ने केशव को देखा, फिर एक लंबी खामोशी के बाद खड़े होते हुए बोले, जो तुम्हारा मन आए वो करो। कहकर वो बाहर चले गए और उनके जाते ही सबके चेहरों पर एक अनमोल मुस्कान सज गई। कान्हा अंदर से भागता हुआ आया, भाई मैं जाऊं क्या दीदी को लेने? वो कोई अमेरिका में नहीं रहती, यही पड़ोस में ही है। ऐसा करते हैं भाई, मैं चली जाती हूँ, गौरांगी दीदी तो मुझे देखकर खुशी से झूम उठेंगी। अनुराधा चहक कर बोली, तू चुप कर, पहले अपनी ससुराल से खुद को सही सलामत ले आना, क्योंकि आगे चलकर जब भाई के बच्चे हो जाएंगे तो वो थोड़े बिजी हो जाएंगे, तब उन्हें लेने आने के लिए सिर्फ मैं ही बचूंगा। और मैं तो तुझे कभी लेने आने से रहा, इसलिए अपने अरमान तभी पूरे करना। कान्हा ने मौका पाकर तुरंत टांग खिंचाई की, मर जा कमीने, तुझसे तो मुझे कोई उम्मीद थी भी नहीं, तू मर जा। बस बस बस, अब तुम दोनों बंद करो, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं खुद अकेले जाऊंगा। अभी के लिए मेरा जाना ही सबसे सही है। और कान्हा तुम तैयारी करो, आराधना दीदी को लेकर अब की बार तुम आओगे। केशव ने आदेश दिया तो कान्हा खुशी खुशी मान गया। अभी के लिए गौरांगी को किसी ने कुछ नहीं बताया था। सबने सोचा था कि अचानक सरप्राइज दिया जाएगा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। आज ललिता बुआ भी बिल्कुल खामोश थी। भले ही बच्चों से दिन भर उनकी नोकझोंक चलती रहती थी, पर ऐसा तो नहीं था कि वे अपने बच्चों से प्यार नहीं करती थी। खामोश रात का आघोष। रात को गौरांगी जब काम खत्म करके ऊपर कमरे में आई तो उसने देखा कि अर्धांग छत की रेलिंग के सहारे खड़ा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आज सुबह से ही गौरांगी ने ध्यान दिया था कि वो कुछ परेशान और खोया खोया सा था। उसने आगे बढ़कर आहिस्ता से उसके चौड़े कंधे पर अपना हाथ रखा तो अर्धांग ने पलटकर उसे देखा। वो नेवी ब्लू टी शर्ट और नीचे लोअर पहने नंगे पैर ऐसे ही शांत खड़ा था। गौरांगी को देखते ही उसने बिना कुछ बोले झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। कोई बात है क्या अर्धांग? वो उसे संभालते हुए अपनी बाहों में और कसकर भरते हुए बोली। नहीं, बस कुछ मत बोलो, ऐसे ही रहो। वो और गहराई से उसमें सिमटते हुए रुआंसे स्वर में बोला। उसका इस तरह बच्चों की तरह उसकी बाहों में बिखर जाना अक्सर गौरांगी की पलकें भिगा देता था। उसका मन एक अजीब से आदर और प्रेम से भर आता था। प्यार को जाहिर करने के लिए भला शब्दों की कहाँ जरूरत होती है? ये तो दिलों के वो तार है जो बिना कहे बिना बोले ही सब कुछ समझा देते हैं। कभी यूं ही अचानक बेपनाह मोहब्बत से बाहों में टूट जाना, कभी बस नजर भर देख लेना और कभी खामोशी से एक दूसरे के दिलों की धड़कनों को सुनना। यही तो मोहब्बत की असली गर्माहट है, जिसे किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। आंखें बोलती है। ये महज एक कहावत नहीं, बल्कि वो गहरा एहसास है जिसे अगर कोई समझ जाए तो वो दुनिया की हजारों की भीड़ में भी अपने प्रेम की पुकार को सीधे अपनी रूह में उतरते हुए महसूस कर सकता है। चांदनी रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। हल्की हल्की ठंडी पुरवाई मन को अंदर तक महका रही थी। बिखरे हुए साफ आंगन में टिमटिमाते तारे मोतियों की तरह चमक रहे थे, जो प्रकृति का एक बेहद खूबसूरत दृश्य रच रहे थे। वो अब उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेटा हुआ था और गौरांगी प्यार से उसके रेशमी बालों को सहलाती हुई बस एकटक उसे ही निहार रही थी। तभी अर्धांग ने अचानक अपनी आंखें खोली और दूसरे ही पल बिना कोई शब्द कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बेड पर लाते ही अर्धांग पूरी शिद्दत के साथ उसके आगोश में समाता चला गया। अगले दिन जब गौरांगी की आंख खुली तो उसने देखा कि अर्धांग अब भी उसकी बाहों में सिमटा हुआ चैन से सो रहा था। जमाना चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो जाए, पर सच्चे प्यार के मायने कभी नहीं बदलते। उसने जी भर के अपने सोते हुए पति के चेहरे को देखा, जो सुबह की पहली किरण की तरह रोशन था। उसके वे सुर्ख होंठ इस वक्त कुछ और सुर्खी समेटे हुए थे और बाल बिखर कर उसके पूरे माथे को घेरे हुए थे। वो मन ही मन सोचने लगी कि न जाने क्यों ये आदमी कल से इतना खामोश रहकर बस उस पर अपना बेपनाह प्यार लुटाया जा रहा था। उसकी तो हर एक अदा ही सबसे जुदा थी। जब लड़ता था तब भी उसके पास ही रहता था, और जब गुस्से में होता तब भी गौरांगी का उसके पास से हटना बिल्कुल असंभव हो जाता था, वरना वो अपनी लाल लाल आंखों से उसे जी भरकर घूरता रहता था। वो पुराना वक्त याद करके गौरांगी के चेहरे पर एक मंद मुस्कान तैर गई। प्यार में तो अर्धांग की होड़ कोई कर ही नहीं सकता था। वो उसे बड़े नसीबों से मिला था। शायद इसीलिए हाथों की लकीरों को देखकर जगमोहन जी ने बहुत पहले ही उसकी आने वाली जिंदगी के सच को जान लिया था। वो बनी ही सिर्फ अर्धांग के लिए थी, और उसने भी अपनी जिद और बेपनाह मोहब्बत के दम पर आखिरकार उसे पा ही लिया था। तभी अपने मायके के घर का ख्याल आते ही गौरांगी का चेहरा कुछ मायूस सा हो गया। वो धीमे से उसके पास से उठने लगी तो नींद में अर्धांग हल्का सा कसमसाया। उसने झट से प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया तो वो थोड़ी ही देर में वापस गहरी नींद में सो गया। वो नहा धोकर जैसे ही नीचे आई तो सामने बैठक में केशव को खड़ा पाकर पूरी तरह हैरान रह गई। भैया! वो तेजी से उसके करीब आई, पर तभी वहाँ बैठे जोरावर, संग्राम और विक्रम चौधरी को देखकर वो कुछ झिझक कर पीछे हट गई। बड़ी बहू! जोरावर चौधरी की कड़क आवाज गूंजी तो कुलवंती तुरंत उनका इशारा समझ गई। जाओ दुल्हन, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हें अपने घर लिवाने आया है। कुलवंती ने जब ये कहा तो गौरांगी ने अविश्वास से मुड़कर केशव की तरफ देखा। केशव ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। ये देखते ही खुशी के मारे गौरांगी का दिल बल्लियों उछल पड़ा। जाओ अपना सामान बांध लो। कुलवंती के इतना कहते ही गौरांगी को वहाँ से ऊपर भागने में एक पल का समय भी नहीं लगा।
नीचे केशव ने हाथ जोड़कर जोरावर चौधरी से कहा, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा और मेरे परिवार का मान रख लिया। हम भी खानदानी लोग हैं छोरे, रिश्ते निभाने और चलाने का हुनर हम बखूबी जानते हैं। हमें कभी भी हमारे बेटे की पसंद से कोई दिक्कत नहीं थी। बस बात सिर्फ इतनी है कि आज तुम यहाँ खुद चलकर आए हो, इसीलिए सिर्फ तुम्हारी बहन को हम तुम्हारे साथ भेज रहे हैं। पर हाँ, हम लोग इस शादी में शामिल नहीं होंगे। घर के बड़े जब घर के बड़ों के ही बुलावे पर जाए तभी अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना छोरे? जोरावर जी ने अपनी मर्यादा साफ कर दी। जी बाबूजी, मैं बिल्कुल समझ गया। केशव उनकी बात की गहराई को भांप कर तुरंत आदर से बोला। वो अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कह रहे थे। ऊपर कमरे में आकर मारे खुशी के गौरांगी झटपट अपनी पैकिंग में जुट गई, पर जैसे ही वो अलमारी की तरफ बढ़ी, उसकी इस हसीन खुशी पर पल भर के लिए ब्रेक लग गया। सामने बेड पर सोए हुए अर्धांग को देखते ही उसे तुरंत ख्याल आया कि वो इतनी आसानी और जल्दी घर नहीं जा सकती। ये आदमी जैसे ही उठेगा कोई ना कोई नया ड्रामा जरूर खड़ा करेगा। उसने गहरी सांस ली और कुछ सोचकर दोबारा पैकिंग शुरू कर दी। उसने सोचा कि जब तक वो उठेगा तब तक वो उससे बात करके उसे मना लेगी। वैसे भी उसे मनाने में काफी समय जाने वाला था, इसलिए अगर पैकिंग पहले से ही हो जाएगी तो उसे बाद में ज्यादा टेंशन नहीं होगी। और बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हुआ। वो अभी अलमारी में सिर डाल कुछ कपड़े ढूंढ ही रही थी कि पीछे से अर्धांग की भारी आवाज गूंजी। क्या कर रही हो सुबह सुबह अलमारी में घुसी हुई? इधर आओ ना मेरे पास। उसकी आवाज जैसे ही गौरांगी के कानों में पड़ी, वो झटके से पीछे मुड़ी। वो नींद से अभी अभी उठा था। अपनी नशीली और अधखुली आंखों से उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाए वो बेड पर बैठे बैठे उसे ही देख रहा था। आओ गौरांगी। उसके चुपचाप खड़े रहने पर वो थोड़ा तेज आवाज में बोला तो वो आगे बढ़ी और सीधे उसके सीने से लग गई। एक बात मुझे तुम्हें 10 बार कहनी पड़ती है, तभी तुम्हें क्यों समझ में आती है भला? उसने उसे अपनी बाहों में भींचते हुए कहा। क्या वो उसे पलटकर खुद के नीचे दबाते हुए शरारत से बोला। वो नीचे केशव भाई आए हैं। गौरांगी ने जैसे ही ये कहा, अर्धांग ने एक पल के लिए बेहद हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पापा को बताकर आए हैं कि नहीं, या फिर तुम्हारी ही तरह उन्हें भी इस बार घर से निकाल दिया गया है? उसने तंज कसा। कुछ भी मत बोला करो, इतने भी बुरे नहीं है मेरे बाबूजी। हाँ बिल्कुल बुरे नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो उनके पैर धो धोकर पी सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए तुम्हारे जैसी खूबसूरत चीज को जो पैदा किया है। वो पूरी शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। कल से जो उसका मूड खराब था, वो आज सुबह उठते ही अपने आप बेहद खुशनुमा हो गया था। बेशरम कहीं के। सुन लिया है मैंने, सुनाने के लिए ही बोला था। अब प्लीज उठो और चलकर भैया से मिल लो। उसके बाद क्या? वो उसके होठों के करीब अपनी सांसें छोड़ते हुए मदहोश आवाज में बोला। तो गौरांगी ने कुछ सोचते हुए बेहद प्यार और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसकी आंखों में झांका। गौरांगी धीरे धीरे अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में पैक कर रही थी और अर्धांग बेड पर अधलेटा लगातार उसे ही घूरे जा रहा था। वो अभी अभी नीचे केशव से मिलकर ऊपर आया था जब उसे इस पूरे विदाई कांड का ज्ञान हुआ था। जब गौरांगी से उसका ये लगातार घूरना सहन नहीं हुआ तो वो झटके से उसकी तरफ पलटी और बोली, मैं यही सामने ही तो जा रही हूँ, कहीं दूर नहीं जा रही। और फिर तुमसे भी तो भैया ने आने के लिए कहा है। उन्होंने सबके सामने तुम्हें कितने प्यार से शादी में इनवाइट किया है, तो अभी क्यों नहीं लेकर चल रहे मुझे? वो बेड पर रखा तकिया उठाकर गुस्से से उसके पैरों के पास फेंकते हुए बोला। गौरांगी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो मुझे विदा कराने आए हैं, और हमारे यहाँ रिवाज है कि विदाई के वक्त साथ में दामाद नहीं जाता। जब बाद में लिवाने आते हैं तब घर का दामाद आदर से जाता है। जीजा जी भी तो ऐसे ही आए थे, तो तब तुम भी आ जाना। और फिर शादी के बाकी फंक्शन में उससे पहले भी तो तुम्हें आना ही है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब मैं इतनी करीब ही जा रही हूँ तो इतना गुस्सा क्यों? अच्छा, अभी से इतने नियम कायदे और कानून है कि मुझे अपनी ही बीवी से मिलने के लिए लीगल नोटिस लेना पड़ेगा। अर्धांग ने थ्योरियां चढ़ाई। और फिर आज से लेकर शादी वाले दिन तक तो मुझे यहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा। तुम नहीं जाओगी। जब मैं शादी वाले दिन जाऊंगा तब तुम मेरे साथ चलोगी, और मैं तुम्हें अपने साथ ही वापस लेकर भी आ जाऊंगा। वो थोड़े ऊंचे स्वर में चिल्लाकर बोला। मुझे मत बोलो, जाओ। भैया और सब घर वाले नीचे बैठक में बैठे हैं, उनसे जाकर कहो ये सब। गौरांगी उसकी जिद देखकर बैग की चेन बंद करती हुई बोली। ये सुनते ही अर्धांग का पारा चढ़ गया और वो तुरंत दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? वो भागकर उसे बाहर जाते देख उसके सामने आ खड़ी हुई। तुमने ही तो कहा ना कि खुद जाकर कहो, तो बस जा रहा हूँ कहने। क्या कहोगे उनसे? यही कि मुझे अभी के अभी तुम्हारे साथ जाना है। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे पतिदेव, प्लीज। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मेरी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रखो। सब क्या सोचेंगे? मुझे किसी के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो ना। वो तुरंत आगे बढ़ी और उसके चेहरे को अपने नाजुक हथेलियों में भर लिया। अर्धांग की वो खूबसूरत आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी और वो मुंह फेरे खड़ा था। सुनो ना। नहीं सुनना, वो उखड़कर बोला। गौरांगी ने कोई मौका नहीं गवाया और तुरंत उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। डेनिम शर्ट और नीचे ट्राउजर पहने वो उसके पास खड़ा, नाराजगी से कुछ ज्यादा ही दिलकश और हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए गौरांगी ने उसके इस रूप को अपनी नजरों में उतारा, फिर थोड़ा उचक कर सीधे उसकी होठों को चूम लिया। अर्धांग की आंखें गहरी हो गई, उसकी नाराजगी पल भर में काफुर हो गई और अगले ही पल गौरांगी सीधे बेड पर थी। सुनो, अभी नहीं, भैया नीचे मेरा वेट कर रहे हैं और मैं पूरी तरह तैयार हो चुकी हूँ। वो उसकी बढ़ती रफ्तार को भांप कर जल्दी जल्दी घबराते हुए बोली। नहीं, अभी ही। वो एक जिद्दी बच्चे की तरह अड़ गया। प्लीज, मेरे कपड़े और बाल सब खराब कर देते हो तुम। मेरा मूड मत खराब करो, जो पहले से ही बहुत खराब है। घर जाना है ना तुम्हें, जाओ, पर याद रखना और तैयार रहना, मैं रात को तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। वो उसके हाथों को पकड़कर उसकी चूड़ियों पर हल्का दबाव बनाकर मदहोश आवाज में बोला। अर्धांग के स्पर्श और उसकी बात से गौरांगी की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या करोगे तुम? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए बोलना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना क्या सोच रही हो? बीवी हो मेरी, अब तुमसे मिलने के लिए मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। पर एक शब्द भी नहीं गौरांगी, वो अधिकार से बोला। तो गौरांगी ने एक अच्छे बच्चे की तरह सहम कर हाँ में सिर हिला दिया। नीचे बैठे बैठे केशव को लगभग 1 घंटा हो चुका था। वो जोरावर चौधरी के सामने बैठे बैठे बार बार ऊपर सीढ़ियों की तरफ ही देख रहा था। उसने नजर उठाकर अनिमेश को देखा तो अनिमेश ने तुरंत नेहा को इशारा किया। जी भाई, नेहा ने पूछा। जरा ऊपर जाकर देख कर आओ, अर्धांग ऊपर कौन सी रासलीला रचा रहा है। मैं नहीं जाऊंगी भाई, भाई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हैं, मुझे बहुत डर लगता है उनसे।
तो क्या मैं जाऊं? अच्छा लगेगा क्या? केशव ने हंसते हुए कहा। आशीष भाई आप चले जाइए ना। नेहा आशीष के कंधे से लगभग लटकती हुई बोली। नहीं बाबा नहीं, मुझे अपनी जान प्यारी है, मरना है क्या मुझे? तुम्हें तो वो सिर्फ आंखें दिखाते हैं, मुझे तो वो जिंदा चबा जाएंगे। तो फिर कौन जाएगा? आशीष ने हाथ खड़े कर दिए। और कौन? नेहा ही जाएगी। आशीष ने झट से पासा पलटा तो नेहा ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। नेहा जाओ वरना अभी माँ को बताता हूँ तुम्हारी शिकायतें। अनिमेश ने डराया। जा रही हूँ, देख लूंगी आप दोनों को, कभी तो मेरे हत्थे चढ़ोगे। वो दोनों को वार्निंग देती हुई पैर पटकती सीढ़ियां चढ़ने लगी। भाई भाभी, गौरांगी भाभी। बाहर से नेहा की आवाज सुनते ही गौरांगी तुरंत होश में आई। हटो, नेहा आई है। वो जल्दी जल्दी अर्धांग के कंधे पकड़कर उसे पीछे धकेलती हुई और अपनी पीली साड़ी संभालती हुई बेड से उतरी। अब तुम क्या लेटे हो? जाओ जाकर दरवाजा खोलो, मैं जरा अपनी साड़ी ठीक करके आती हूँ। वो फुसफुसाई तो अर्धांग उठकर दरवाजे के पास गया। क्या है? उसने दरवाजा खोलते ही रूखे लहजे में पूछा तो नेहा डर के मारे 2 कदम पीछे हो गई। भाई, वो केशव भाई आपको और भाभी को नीचे बुला रहे हैं, उन्हें निकलना है ना? पता है मुझे, कहकर उसने रास्ता छोड़ा तो नेहा झट से अंदर आकर गौरांगी के पीछे छिप गई। भाभी चले? उसने साड़ी सेट कर चुकी गौरांगी से पूछा तो गौरांगी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। नीचे आकर गौरांगी को विदा कराते हुए केशव ने एक बार फिर घर के बड़ों से शादी में आने का निवेदन किया। ये जानते हुए भी कि उनका आना मुश्किल है, पर अनिमेश, नेहा और आशीष के साथ इस बार सोना ने भी शादी में आने का निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। चलते समय अर्धांग ने जब भी गौरांगी को देखा, उसकी आंखों में एक साफ वार्निंग थी। गौरांगी आंखों ही आंखों में उससे मिन्नतें करती रही और वो एक रूठे हुए आशिक की तरह अपनी गहरी नजरों से अपनी नाराजगी जताता रहा। अपने मायके के घर के दरवाजे पर कदम रखते ही एक पल के लिए गौरांगी की आंखें नम हो उठी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी इस घर में वापस आ पाएगी। ये तो उसके भाई बहनों की शिद्दत और अटूट प्यार था जो उसे आज यहाँ तक खींच लाया था। उसने भावुक होकर झट से केशव का हाथ थाम लिया। सब ठीक है गौरांगी, आओ अंदर चलो। केशव उसकी सहमी हुई शक्ल देखकर धीमे से ढांढस बंधाते हुए बोला। घर के आंगन में पैर रखते ही बहुत सी पुरानी यादों की गठरी उसके जहन में एक एक कर खुल गई। उसका बचपन, उसकी वो हर छोटी बड़ी बात जो इस मिट्टी से जुड़ी हुई थी। मायका चाहे पास हो या 7 समंदर पार, शादी के बाद उसकी दूरी और उसके प्रति कशिश मन में 100 गुना बढ़ ही जाती है। ऐसा मन करता है कि भागकर घर के हर कोने को निहार ले कि सब कुछ वैसा ही तो है ना, कहीं कुछ बदल तो नहीं गया। पर समय के साथ सब बदल तो जाता ही है और उसके मामले में तो कुछ ज्यादा ही बदल गया था। माँ, उसने आंगन में कदम रखते ही पुकारा तो वसुधा, जो मन ही मन कब से अपनी बेटी के आने की राह देख रही थी, उन्होंने झट से पलट कर देखा। डार्क मरून कलर की साड़ी में चेहरे पर खिली अर्धांग के बेपनाह इश्क की रौनक ने गौरांगी के रूप को और भी निखार दिया था। सच ही तो है। माँ को भला शब्दों की क्या जरूरत? माँ कितनी भी नाराज क्यों ना हो, अपने बच्चों के चेहरे की रंगत देखकर ही उनके दिल का सारा हाल पढ़ लेती है। वसुधा तो अपनी जगह से आगे बढ़ नहीं पाई, पर गौरांगी खुद दौड़कर उनके सीने से लग गई। एक अनकहे गहरे एहसास से दोनों की आंखें बरस पड़ी। तभी जैसे ही गौरांगी की निगाह सामने खड़े जगमोहन जी पर पड़ी, वो आदर और डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। भले ही जगमोहन जी के मुंह से कोई शब्द न निकला हो, पर अपनी बेटी के चेहरे पर तृप्ति और उसकी आंखों में छाई खुशी को भांपकर वो बिना कुछ बोले बैठक की तरफ बढ़ गए। पीछे खड़े श्याम मोहन जी ने आगे बढ़कर उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया। विविधा और बुआ ने भी आज अपनी भरी हुई आंखों से उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तभी ललिता बुआ अपनी आदत के मुताबिक तंज कसते हुए बोली, और छोरी, तेरी वो डायन सास तुझे तंग तो नहीं करती? अगर जरा भी परेशान करे तो मुझे बताना, मैं खुद उसके घर जाकर उसके पैर तोड़ दूंगी। बड़ी बनी घूमती रहती है अंग्रेज मेम। ललिता बुआ की ये बात सुनते ही न चाहते हुए भी गौरांगी के साथ साथ घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान सज गई। और आप भी तो यहाँ 2400 घंटे मधुबाला बनी फिरती है। कान्हा, जो अभी अभी बड़ी बहन आराधना को लेकर दरवाजे पर पहुंचा था, ललिता बुआ पर जोरदार तंज कसता हुआ तेजी से अंदर आया और सीधे गौरांगी के गले लग गया। नन्ही सी कुकू भी तुरंत हंसते हुए दौड़कर केशव की गोद में जा बैठी। इसके बाद आराधना, सुप्रिया, अनुराधा और प्रिया सब एक साथ इकट्ठा होकर जल्दी जल्दी न जाने क्या क्या बातें करने लगी। खुशियों की महफिल। अरे कोई मुझे पानी तो पिला दो, थक गया हूँ मैं दीदी का इतना भारी सामान उठा उठा कर। कान्हा आंगन में बैठते हुए चिल्ला उठा। खुद जाकर ले ले कमीने, हाथ पैर भगवान ने तेरे पास भी तो दे रखे हैं। अनुराधा पलट कर चिल्लाई। महारानी साहिबा, मैंने आपसे पानी नहीं मांगा है। कान्हा ने मुंह चिढ़ाया। भाभी प्लीज पानी दिला दीजिए। हाँ हाँ, सब लोग आराम से बैठो, मैंने अभी अभी लोचन काका से कहकर गरम गरम समोसे मंगवा लिए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रिया रसोई की तरफ दौड़ते हुए बोली। बहू, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मत लाना, मुझे नहीं भाती है मुई चीज। ललिता बुआ ने अपनी फरमाइश बदली। अच्छा, भाभी बुआ के हिस्से की कोल्ड ड्रिंक और समोसा सब मुझे दे देना। कान्हा तुरंत चिल्लाया। अरे मैंने समोसे के लिए कब मना किया रे छोरे? ललिता बुआ ने आंखें तरेरी। अच्छा, मुझे लगा आप डाइटिंग पर हैं, कहीं आपका वेट बढ़ गया तो आपकी इस विश्व प्रसिद्ध सुंदरता में कमी आ जाएगी ना बुआ। कान्हा ने जोरदार चुटकी ली। देख लो विविधा इसे, ललिता ने शिकायत की। काहे तंग कर रहे हो बुआ को कान्हा? वसुधा ने उसे डांटा। माँ, ये बुआ कोई कमसीन कली है जो मैं इन्हें तंग करूंगा भला? कान्हा ने मटकते हुए कहा तो पूरा घर ठहाके मारकर खिलखिला उठा। खुशियों की दस्तक तो सबके साथ मिलकर ही एक महकती हुई बहार बनकर आती है। घर परिवार आखिर यूं ही तो इतना प्यारा नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें, खट्टे मीठे ताने और भाई बहनों की लड़ाई झगड़े ही तो जिंदगी की किताब में हर पल याद करने के लिए एक खूबसूरत मुस्कुराहट बनकर शामिल हो जाते हैं। वैसे गौरांगी, कैसा है सब वहाँ? देख, अर्धांग का तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो अच्छा ही होगा, पर बाकी सब लोग कैसे हैं? आराधना ने पूछा। आज शादी के काम की थकान के बाद सब एक ही बड़े कमरे में लेटे हुए थे तो स्वाभाविक रूप से बातों का दौर शुरू हो गया। सब बहुत अच्छे हैं दीदी, दादाजी, पापा, चाचा और माँ चाची। ये सब लोग थोड़ा बोलते कम है मुझसे, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। और नेहा, अनिमेश भैया, आशीष और आपको पता है चाची अम्मा और गांव के बाकी सब लोग तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो खुश होकर बोली। अरे ये सब छोड़ो, ये सीधी सादी बातें तो हम सबके सामने भी पूछ सकते हैं। तुम तो असल बात बताओ, सुहागरात कैसी रही? अनुराधा ने अपनी चिर परिचित बेशर्मी से पूछा तो कमरे में मौजूद तीनों बहनों ने हैरानी और अविश्वास से उसे देखा। शर्म कर लो लड़की, कभी खुद की शादी का कोई आता पता नहीं है और तुम्हें दूसरों की सुहागरात जाननी है। सुप्रिया ने उसे डांटा। हाँ तो
कभी तो मेरी भी होगी ही ना, तब के लिए पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस ले रही हूँ। और तुम काहे इतना उछल रही हो सुप्रिया मैडम? ये जो आजकल फोन पर 24 घंटे बाबू सोना चलता है ना आपका। जी आपने खाना खा लिया? जी घर आ गए? हमने तो आज रेड कलर का सूट पहना है। ये सब बातें जो तुम कर पा रही हो मेरी ही मेहरबानी है, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत न थी कि अपने उन दीपक बाबू से नंबर तक मांग लेती। अनुराधा ने बेबाकी से राज खोला। तुम मेरी बातें छुपकर सुनती हो? सुप्रिया का चेहरा लाल हो गया। हाँ सुनती हूँ। अनुराधा के इतना कहते ही सुप्रिया ने तकिया उठाकर दे मारा और उसके बाल खींचने लगी। अब तुम तो बोलो गौरांगी, इतना क्या शर्मा रही हो? क्या उस टाइम भी इतनी ही शर्माती है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पतिदेव को जब मौका मिलता होगा तो वो छोड़ते होंगे। वैसे भी तुम्हारे गले पर ये जो निशान दिख रहे हैं ये अभी बिल्कुल ताजे हैं। लगता है यहाँ मायके आने से पहले ही कोई बड़ा कांड करके आई हो। अनुराधा ने सुप्रिया को एक तरफ किया और गौरांगी के सूट के गले के पास से झांकते हुए उन निशानों पर उंगली रखती। ये देखते ही गौरांगी की आंखें पहले तो मारे हैरानी के फैल गई, फिर शर्म के मारे उसके गोरे गाल दहक उठे। क्या बात है गौरांगी, अब बता भी दो। कहे तो अनुराधा बिल्कुल सही रही है। आराधना ने भी चुटकी ली। आप भी दीदी, बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे जीजू आपको बहुत शरीफ बनकर छोड़ देते हैं। गौरांगी ने खुद को संभालते हुए पलटवार किया। छोड़ देते तो ये कटपीस कहाँ से आती भला? आराधना ने खिलखिलाकर खुलकर कहा तो गौरांगी शर्म से और नजरें चुरा गई। वैसे कुछ टिप्स दे दो भाई सुप्रिया को। बड़े शर्मीले किस्म के हैं इनके दीपक जी। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे पति का नंबर ही उन्हें दे दूं। वो उन्हें कुछ कड़क टिप्स दे देंगे। अनुराधा ने उपाय सुझाया। नहीं, वो उसे भी बिगाड़ कर रख देंगे। पक्का नंबर 1 के बेशरम है वो। गौरांगी झट से बोल पड़ी तो उन तीनों ने एक बार फिर शरारत से उसकी तरफ देखा। बातों बातों में वक्त का एहसास गौरांगी को तब हुआ जब सुप्रिया के फोन पर दीपक का फोन आया। ओए होए, लो अब तो उनसे रहा ही नहीं जा रहा। अनुराधा ने फिर छेड़ा तो सुप्रिया शर्माकर फोन उठाती हुई खिड़की की तरफ चली गई। कुछ ही देर में दूसरी तरफ के कमरे से छोटी कुकू के रोने की आवाज आई तो आराधना भी उठकर चली गई और उनकी बातें वहीं रुक गई। अनुराधा के सो जाने के बाद गौरांगी ने एक नजर गहरी नींद में सोई सुप्रिया पर डाली और इशारे से छत पर जाने का मन बनाकर कमरे से बाहर निकल गई। उसे इस बात की बेहद हैरानी थी कि अब तक अर्धांग ने उसे एक भी फोन नहीं किया था। कहीं वो सचमुच बहुत ज्यादा नाराज तो नहीं हो गया? यहाँ घर में सबके चक्कर में मैं भी तो उसे फोन करना भूल ही गई। पक्का मुंह फुलाकर बैठा होगा खड़ा खूंट। वो खुद को झिड़की देती हुई आगे बढ़ी। तभी सीढ़ियों की तरफ जाते हुए उसकी नजर सहसा जगमोहन जी के कमरे की तरफ मुड़ गई। आज घर आने के बाद से एक बार भी उन्होंने उससे सीधे बात तक नहीं की थी। माँ वसुधा ने तब भी उसके सिर पर स्नेह का हाथ रख दिया था, पर बाबूजी कुछ न बोले। उसने हौले से उनके रूम के पास जाकर देखा। तेज हवा से कमरे में खिड़की बंद हो गई थी। उसने धीरे से उसे खोल दिया ताकि बाहरी ठंडी हवा से कमरे का तापमान सही रहे और फिर बिना कोई आवाज किए वहां से बाहर निकल गई। उसने अपना फोन उठाया और अर्धांग का नंबर डायल किया, पर वो स्विच ऑफ आ रहा था। अब जाकर गौरांगी को सचमुच गहरी टेंशन हुई। वो घबराकर तेजी से कदमों से छत पर पहुंची। सामने वाले हिस्से के कमरे की लाइट ऑफ थी और छत पर भी दूर दूर तक कोई नहीं था। इतनी जल्दी वो बिना अपना दिमाग खराब किए चैन से सो जाए, ये तो अर्धांग के मामले में नामुमकिन था। वो कुछ और सोच पाती इससे पहले ही अपने पेट पर किसी की मजबूत बाहों का घेरा महसूस कर वो चौंक कर तुरंत पीछे मुड़ी। अपनी ब्लैक शर्ट निकालकर कंधे पर डाले वो सिर्फ पैंट में उसके बेहद करीब खड़ा था। उसकी आंखों में वही चिरपरिचित गुस्सा और बेताबी साफ झलक रही थी। तुम्हारा फोन क्यों, और तुम यहाँ ऐसे क्यों घूम रहे हो? वो अपनी बात पूरी करने की कोशिश करती, पर उससे पहले ही अर्धांग ने कसकर उसे अपने जकड़ में ले लिया और उसके होठों को अपने होठों के आगोश में ले लिया। उसकी हर बात हर बार की तरह अधूरी ही रह गई। फोन नहीं कर सकती थी तुम? अब तक कहाँ थी? कोई मतलब है भी मुझसे तुम्हारा या नहीं? या यहाँ आते ही भूल गई सब? वो उसके गले से पिंक दुपट्टा निकालकर छत के फर्श पर फेंकते हुए उसके सुराहीदार गले पर अपने होठ रखते हुए बहकी आवाज में बोला, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। पहले हटो यहाँ से, मेरी बात तो सुनो। वो तो उससे कुछ पूछना चाहती थी। उसके इस कदर करीब आने पर उसके दिल की धड़कनें अटक सी गई। उसने उसके चौड़े कंधे को पकड़कर रोकने की नाकाम कोशिश की। ऐसे ही बोलो, दिमाग मत खराब करो मेरा। बीवी हो मेरी तुम। अब तुम यहाँ अपने मायके आ गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वजूद ही खत्म हो गया। वो चिढ़कर बोला। कुछ भी मत बोला करो तुम। वो उसके इस अजीब तट पर बिफर कर बोली। तो बोलो ना, एक तो यहाँ चली आई हो, ऊपर से क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं? और अपना फोन क्यों चार्ज नहीं किया तुमने? इसका मतलब तुमने अपना फोन चार्ज नहीं किया? क्यों? कैसे करता? तुम्हारा वो चार्जर पता नहीं कौन से ताले में बंद करके आई हो तुम। अरे वही तो था जहाँ रोज रखा होता है। नहीं मिला मुझे, वो झुंझलाकर बोला। तो गौरांगी उसका बिगड़ा हुआ मूड देखकर शांत हो गई। उसे पता था कि इस वक्त बहस करना बेकार है। अच्छा सुनो, सुनो तो, ये शर्ट निकालकर क्यों घूम रहे हो यहाँ? क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। कैसे बेकार से सवाल कर रही हो तुम? मैं यहाँ आधी रात को कोई मॉडलिंग करने तो नहीं आया हूँ शर्ट निकालकर कि देखो मेरी बॉडी कितनी अच्छी है। और प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? 1000 बार देख और छू चुकी हो मुझे। वो फिर से झुंझलाया। बस, कितने बेशर्म हो तुम। अपनी वाइफ से कौन शर्माता है यार? वो उसके गाल को हल्के से खींचते हुए बोला। अच्छा ठीक है बाबा। खाना खाया तुमने? नहीं। क्यों? भूख नहीं लगी मुझे। और दूसरी बात, कल मैं सीधे यहाँ आ रहा हूँ और ये बात बिल्कुल कंफर्म है। कोई जिम्मेदारी है या नहीं तुम्हारी मेरे प्रति कि बस मुझे वहाँ अकेला छोड़कर खुद यहाँ चली आई? मैं यहीं रहूंगा कल से जब तक तुम यहाँ रहोगी, या फिर कल के कल तुम मेरे साथ घर वापस चलो। पर अर्धांग, वो उसकी जिद सुनकर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने टोक दिया। एक भी सवाल नहीं गौरांगी, इस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह हटा हुआ है। अगर ज्यादा बोली तो यहीं से उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें, कसम से। हर समय अपने पास तोप लेकर ही घूमते हो क्या कि जैसे ही मैं मिलूं सीधे मेरे ऊपर दाग दो? वो मुस्कुराते हुए बोली। हाँ। वो उसके पिंक सूट की डोरी को खोलते हुए पूरी खुमारी से बोला। वो कुछ भी करे या कहे, पर उसका रूप एक ही नजर में अपनी आंखों में उतार लेने की कला उसे बहुत अच्छे से आती थी। अब वो अपने मायके आ गई थी तो उसने यहाँ के माहौल के हिसाब से अपने पुराने कपड़े पहने थे, जिसे अर्धांग ने आते ही तुरंत नोट कर लिया था। वही पिंक सलवार सूट जिसकी डार्क पिंक चुन्नी वो पहले ही फर्श पर गिरा चुका था। गले में पड़ा वो छोटा सा मंगलसूत्र, बालों का बना हुआ जूड़ा और उसमें से झलकता हुआ सिंदूर।
माथे पर लगी छोटी सी बिंदी और हाथों में खनकती हुई कुछ कांच की चूड़ियां। वो इस सादगी में अर्धांग को इतनी खूबसूरत लगी कि उसका बस चलता तो वो उसे अपनी रूह में उतार लेता। छत पर आने से पहले तक उसके दिल में जितना भी गुस्सा और चिढ़ थी कि वो अब तक ऊपर क्यों नहीं आई, वो सब इस वक्त उसकी मदहोशी में पिघलकर पानी हो चुका था। फोन तो तुमने किया नहीं था, अगर मैं ऊपर नहीं आ पाती तो सुबह मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते, जबकि मुझे कोई भविष्यवाणी तो होती नहीं कि जाओ गौरांगी छत पर, तुम्हारे पतिदेव वहाँ भूखे प्यासे लटके हुए हैं। वो कुछ इस अंदाज में बोली कि अर्धांग चाह कर भी मुस्कान नहीं रोक पाया। उसके गालों में पड़ने वाले वो गहरे डिंपल उसके चेहरे को और भी ज्यादा हसीन बना गए। हर मौसम अपने आप में सुंदर होता है। गर्मियां भले ही दिन भर अपनी चिलचिलाती धूप से परेशान करती हो, पर उन्हीं रातों में जब कभी मध्यम मध्यम ठंडी हवा चलती है और तारों भरा आसमान सामने होता है तो मौसम इस कदर खुशनुमा हो जाता है कि दिल बस 2 घड़ी के लिए थम सा जाता है। अपनी आंखें बंद किए उसके पहलू में पूरी तरह से छिपे हुए अर्धांग को देखकर आज गौरांगी को बिल्कुल ऐसा ही सुकून महसूस हो रहा था। वो अपनी आंखें मूंदे धीरे धीरे उसके गालों और माथों को चूम रहा था और वो उसके इस छुअन के एहसास से भारी हुई अपनी पलकों को जबरदस्ती खोले बस उसे ही देख रही थी। घनी बंद पलकें, सूखी लिए होंठ, माथे पर बिखरे बाल और चेहरे की वो गुलाबी रंगत, वो किस कदर दिलकश लग रहा था। मैं ऐसे ही तुम्हारा नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा तुम मुझे जानती हो और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं कुछ ना कहूँ फिर भी मेरे दिल की हर बात जान लेती हो तुम। वो खुद पर काबू पाते हुए बेहद धीमी और गंभीर आवाज में उसकी पुरानी बात का जवाब देते हुए बोला। गौरांगी उसकी इस बात पर पूरी तरह लाजवाब हो गई, पर आज वो इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहती थी। पता है, अगर आज मैं ऊपर नहीं आ पाती तो भी क्या हुआ, मुझ पर अपना गुस्सा दिखाने का एक और नया बहाना मिल जाता तुम्हें। हाँ वो तो है ही, और मुझे गुस्सा दिलाना वैसे भी तुम्हारा फेवरेट काम है, उसने शरारत से कहा। हटो यहाँ से। वो उसकी बात से चिढ़कर उसे अपने से थोड़ा पीछे धकेलती हुई बोली। अब जाओ और चुपचाप जाकर सो जाओ। वो जानबूझकर उसे चढ़ाने के लिए बोली, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी कि वो यहाँ से जाने वाला नहीं था। मैंने शादी अकेले सोने के लिए नहीं की है, समझी तुम, उसने हक जताते हुए कहा। अच्छा, इससे पहले तो तुम रोज अकेले ही सोते थे ना? पहले मैं जी भी कहाँ रहा था, वो उसे देखते हुए बिल्कुल शांत और नॉर्मल तरीके से बोला। उसकी इस एक बात को सुनते ही गौरांगी के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वो पूरी तरह खामोश हो गई। उसके बिना कुछ कहे खुद को उसके सीने से लगा लिया। दुनिया के लोग उसे न जाने क्या क्या कहते थे, गुंडा, सिरफिरा, सनकी और यहाँ तक कि मुजरिम तक, पर कोई क्या जाने उस सख्त चेहरे के पीछे छिपी उसकी इस मासूम सच्चाई को सिर्फ वो जानती थी, और उसे गर्व था उसके इस रूप पर। अर्धांग ने भी पल भर की देरी किए बिना उसे अपनी बाहों में पूरी तरह समेट लिया। ऐसे मत बोला करो तुम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके सीने पर सिर रखकर रुआसी आवाज में बोली। वो उसके रेशमी बालों को चूमते हुए बस इतना ही बोल पाया। गौरांगी उसके शरीर से आती हुई उस जानी पहचानी भीनी खुशबू को महसूस करती हुई उसके भीतर और गहराई में समाती चली गई।